चलिए अब जो हम बात करेंगे वो है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, सेकेंड उसमें बात क्या है हमारे पास चार्ज ऑफ इनकम टैक्स में। यहाँ पे ध्यान में रखना भैया सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ध्यान में रखना है। मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ध्यान में रखना है। क्या बोला गया इसमें, इज द चार्जिंग सेक्शन है। तो कोई आपसे पूछ ले चार्ज ऑफ इनकम टैक्स का जो चार्जिंग सेक्शन है वो कौन सा है, तो हम बोलेंगे भैया सेक्शन 4 है इनकम टैक्स एक्ट का। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरा बोलना है इसका। ठीक है, सेक्शन विच प्रोवाइड दैट क्या क्या हमको बोल रहा है कि टैक्स shall be charged at the rate prescribed for the year by the annual finance act। एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो भी हमको रेट प्रिस्क्राइब दिए हुए रहेंगे ना उसी के ही बेसिस पर टैक्स चार्ज होएगा। ठीक है, और जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 दोनों को ध्यान से समझना कि कौन से रेट चलने वाले हैं। तो हमने कहा भैया रेट चलेंगे किसके, दो एक्ट के। एक कौन सा भैया एनुअल फाइनेंस एक्ट और दूसरा कौन सा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और बोथ। सेकेंड वाले पॉइंट में क्या कहा गया कि द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 231। तो कोई तुमसे पूछ ले भैया पर्सन कहाँ पर स्पेसिफाइड है, तो याद रखना सेक्शन 231 पर। कहाँ पर है, सेक्शन 231 पर। और थर्ड वाले पॉइंट मतलब ये जो चार्ज लगेगा हर एक पर्सन पर लगने वाला है जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 231 पे। ठीक है, और जो थर्ड वाले पॉइंट में कहा गया कि टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम पर चार्ज होगा अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो भी हमने प्रीवियस ईयर पर जो भी हमने टोटल इनकम कमाई है उसमें टैक्स चार्ज होगा, नॉट द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर पर नहीं होएगा बल्कि केस में होएगा टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में हमने जो भी इनकम कमाई है। और कुछ एग्जेम्पशंस भी है, दियर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड बाय सेक्शंस। कौन कौन सा है, 172, 174, 174A, 175, 176। डिटेल में सबको देखेंगे, फिलहाल इसको एक बार ध्यान में रख लेना, 172, 174, 174A, 175 और 176। ठीक है, फिर है फोर्थ वाले में है कि टैक्स शैल बी लेविड इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट। ठीक है, टैक्स किस तरीके से लगने वाला है, लेविड इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट। ठीक है, दिस सेक्शन इज द बैकबोन ऑफ द लॉ ऑफ इनकम टैक्स। कौन सा सेक्शन, दिस सेक्शन इज द बैकबोन ऑफ द लॉ ऑफ द इनकम टैक्स। कौन सा, सेक्शन नंबर 4 के बारे में बात हो रही है कि जो सेक्शन नंबर 4 है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, इसको क्या बोला कि भैया ये क्या है, बैकबोन है। किसका बैकबोन है, बैकबोन ऑफ द लॉ ऑफ द इनकम टैक्स एंड सो फार सो इट सर्व एज अ मोस्ट ऑपरेटिव प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन स्प्रिंग्स फ्रॉम दिस सेक्शंस। ठीक है, सेक्शन 4 को ध्यान में रखना। आप पर्सन में क्या क्या आ जाएगा, आप पर्सन इंक्लूड में क्या क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ जाएगा, HUF आ जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएगा, फर्म आ जाएगी और कंपनी आ जाएगा। ठीक है, तो पर्सन में क्या क्या आ रहा है, पर्सन्स में क्या क्या आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स आ जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स आ जाएंगे, AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, फर्म आ जाएगी और कंपनी, सब कुछ आ जाएगा। तो टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल को हम देखते हैं। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन एन SSC की टोटल इनकम पर लगने वाला है। सच टोटल इनकम हैज़ टू बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। जो आपको जो प्रोविज़न दिए हुए उसके हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, उसकी टोटल इनकम को हम कैलकुलेट कर लेंगे, कंप्यूट कर लेंगे। तो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ, सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना है। स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है कि सबसे पहले भैया आप उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर लो। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी डिटरमाइंड टू ascertain which income is to be included in computing the total income। रेजिडेंशियल स्टेटस से हमको पता चल जाएगा कि भैया हम कौन सी इनकम को उसका इंक्लूड करेंगे, मतलब कंप्यूट जब हमको टोटल इनकम को जब हमको क्या, देखो ध्यान से समझो, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी डिटरमाइंड टू ascertain which income इज़ टू बी इंक्लूडेड, हमें उसकी कौन सी इनकम को इंक्लूड करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर द इनकम टैक्स एक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, किस तरीके से हमने करा हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बेसिस पर, रेजिडेंट है, डीम्ड रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट में भी दो तरीके का है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बोलो मेरे साथ, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको हम डीम्ड रेजिडेंट भी समझते हैं, और एक हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है,
पढ़ के देखते क्या लिखा हुआ। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है। किसका केस के बारे में? इंडिविजुअल के केस के बारे में बात हो रही है। लिखा हुआ द ड्यूरेशन फॉर विच ही इज़ प्रेजेंट इन इंडिया। कौन सी ड्यूरेशन के बारे में बात हो रही है? देखो, इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है। लिखा हुआ द ड्यूरेशन फॉर विच ही इज़ प्रेजेंट इन इंडिया। कौन सी ड्यूरेशन के बारे में बात हो रही है? जब वो भारत में प्रेजेंट है। ड्यूरेशन फॉर विच ही इज़ प्रेजेंट इन इंडिया, ये है, ठीक है। इन द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर और द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, रिलीवेंट प्रीवियस ईयर और द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर एंड द अर्लियर प्रीवियस ईयर्स डिटरमाइंड हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इंडिविजुअल के केस में क्या बात बोली गई हम कि हमको ड्यूरेशन चेक करना है फॉर विच ही इज़ प्रेजेंट इन इंडिया, फॉर द रिलीवेंट प्रीवियस जिसके लिए भी हम देख रहे हैं, या फिर रिलीवेंट प्रीवियस ईयर या फिर अर्लियर प्रीवियस ईयर्स डिटरमाइंड हिज रेजिडेंशियल स्टेटस बेस्ड ऑन द डेज स्पेंड बाय हिम इन इंडिया। कितने दिन वो भारत में रहा, कितने दिन उसने यहाँ पे डेज स्पेंड करे हैं, कहाँ पर भैया? भारत में। उसके बाद ही में भी तो 3 तरीके से हो सकता है, या तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा, या फिर वो नॉन रेजिडेंट रहेगा। तो 3 कैटेगरी में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनके बेसिस पर, ठीक है। अच्छा, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन डिटरमाइंस द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। जो भी उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा उसी के ही रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी जो पर्सन का आएगा उसी के ही बेसिस पर हम डिटरमाइन करेंगे उसकी भैया की टैक्सेबिलिटी, इनकम की टैक्सेबिलिटी कितनी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम तो उसने कमा ली, लेकिन उसने रिसीव कहाँ पर करी? भारत से बाहर। विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट बट विल बी टैक्सेबल इन द केस ऑफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बोला गया? एग्जाम्पल में कहा गया अगर इस तरीके का केस है कि इनकम तो कमा ली, इनकम अर्न कर ली, लेकिन उसने रिसीव करी आउटसाइड इंडिया में, तो वो भारत में टैक्सेबल नहीं होगी। विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अ नॉन रेजिडेंट के केस में वो टैक्सेबल नहीं होने वाली है, लेकिन वो टैक्सेबल होगी किसके के केस में? इन केस ऑफ अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में वो टैक्सेबल होने वाली है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रेजिडेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है, फॉर विच द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो डीम्ड रेजिडेंट के केस में हम किस चीज़ को नहीं देख रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का? डीम्ड रेजिडेंट का, फॉर विच प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल इज इंडिया इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ, कहाँ था? प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल इज इंडिया इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या लिख रहे हैं आगे? अ डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज अ रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट हमेशा क्या रहेगा? रेजिडेंट रहेगा, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पर, ठीक है। दूसरा है स्टेप नंबर 2 में क्या बात करी गई कि भैया हमको उसको क्या करना है? इनकम को क्लासिफिकेशन करना है अंडर डिफरेंट हेड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड। अ पर्सन में बी अर्न इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से कोई भी पर्सन इनकम को कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सैलरीड पर्सन हो सकता है जो इनकम अर्न बाय द वे ऑफ अ सैलरी से वो कमाएगा। ही ऑल्सो गेट्स इंटरेस्ट, उसको बैंक की सेविंग अकाउंट से या फिक्स डिपॉजिट से भी इंटरेस्ट मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर उसने इन्वेस्ट कराओ भैया शेयर्स में, तो ही वुड गेटिंग, उसको क्या मिल सकता है? उसको डिविडेंड मिल सकता है। एंड व्हेन ही सेल्स शेयर्स, तो ही में गेट, उसको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है, सेल करने पर। इफ़ ही ओन्स अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसके पास हुई, उस जिसको उसने किराए पर दिया हुआ, तो भैया वहाँ से उसको रेंट भी मिल सकता है। ही वुड अर्न रेंटल इनकम भी उसको मिल सकती है। तो क्या बोला गया? अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑल इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट हेड्स। कितने हेड्स में? अरावा 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है हमारे पास, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से अगर हमको टोटल इनकम को कंप्यूट करना है, तो हमने सारी इनकम को, जो टैक्स पेयर की जो सारी इनकम है, उनको हमने 5 डिफरेंट हेड्स में क्लासिफाइड करा हुआ है। दीज आर शोन बिलो। कौन कौन सी हो हेड्स ऑफ इनकम याद करनी है भैया? सबसे पहला भैया सैलरीज, बोलो मेरे साथ, सैलरीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड याद हो गए। पहला कौन सा है? बोलो सैलरीज। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन्स, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देयर इज अ चार्जिंग सेक्शन अंडर ईच हेड ऑफ द इनकम। हर एक का क्या है? अपना एक चार्जिंग सेक्शन है, जितने भी हेड हमने डिस्कस करे, विच डिफाइन द स्कोप ऑफ द income chargeable under that head. These heads of income exhaust all possible types of income that can be accrue to or to be received by the taxpayer.
अकॉर्डिंगली इनकम अर्न इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो पहला कौन सा है, अगर आपको सैलरी मिल रही है, पेंशन वगैरह मिल रही है, तो टैक्सेबल कौन से हेड में होने वाला है, सैलरीज के हेड में। रेंटल इनकम मिल रही है तो भैया टैक्स कहाँ पर होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम आपको मिल रही है, अगर आपने कोई बिजनेस और प्रोफेशन आप कर रहे हैं तो वो कहाँ पर होने वाला है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में। अगर मुझको प्रॉफिट मिल रहा है भैया सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, मैंने कोई कैपिटल एसेट्स को बेच दिया जैसे कि लैंड, बिल्डिंग या फिर शेयर्स वगैरह को बेच दिया, तो टैक्सेबल कहाँ पर होगा, कैपिटल गेन्स में। जो पांचवा हेड है, द फिफ्थ हेड ऑफ द इनकम इज रेजिडरी हेड, जो मतलब सब कुछ जो बचा कुचा है वो हमारे फिफ्थ हेड पर आ जाएगा। इनकम इज द चार्जेबल टू द टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बट नॉट टैक्सेबल अंडर द फर्स्ट फोर हेड। जो पहले के चार उसमें नहीं आए, ध्यान से समझो फिफ्थ हेड के बारे में क्या बोला गया कि फिफ्थ हेड ऑफ इनकम कौन सा, रेजिडरी हेड है, ठीक है। इनकम इज द चार्जेबल टू टैक्स, इनकम जो भैया जो चार्जेबल टू टैक्स है किसमें, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, लेकिन भैया वो टैक्सेबल नहीं है, बट नॉट टैक्सेबल अंडर द फर्स्ट फोर हेड्स। कौन कौन से फर्स्ट फोर हेड, 1 2 3 4 जो हमने देखे, कौन कौन से थे भैया, सैलरीज था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन था, और कैपिटल गेन था। जो इसमें नहीं आ रहा वो सब के सब कहाँ पर आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर आएंगे, ठीक है। हेड्स विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। द टैक्स पेयर हैज़ टू क्लासीफाई द इनकम अर्न अंडर द रिलीवेंट हेड ऑफ इनकम, ठीक है। स्टेप थर्ड पर क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करनी है, हर एक हेड पर इनकम की हमको कंप्यूटेशन करनी है। इनकम इज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस गवर्निंग इन अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अ इनकम। इनकम को क्या करेंगे भैया, हम कंप्यूट करेंगे किसके अकॉर्डेंस में, और जो भी प्रोविजंस जो दिए हुए रहेंगे पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में उसके हिसाब से हम इसको करेंगे, ठीक है। एग्जेम्पशंस के बारे में हम बात करते हैं, दियर आर सर्टेन इनकम विच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। ध्यान से समझो, कुछ इनकम है जो क्या पूरी की पूरी क्या है, एग्जेम्प्ट है, कहाँ से भैया, इनकम टैक्स से। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम में तो एग्जेम्प्ट होगी, दीज इनकम्स हैव टू बी एक्सक्लूडेड, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, एंड विल नॉट बी पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, का पार्ट नहीं बनेगी। ऑल्सो सम इनकम्स आर द पर्टिकुलरली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स, जैसे कि कम्यूटेड पेंशन रह गई तो भैया वो भी इनकम टैक्स से क्या रहेगी। कुछ इनकम है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सब इनकम्स आर द पार्शली, पूरी तो नहीं है लेकिन कुछ पार्शली एग्जेम्प्ट है, कहाँ से, इनकम टैक्स से। जैसे तुम्हारे का कंप्यूटेड पेंशन रही तो पार्शली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। दीज इनकम को भी हम लोग क्या करने वाले, एक्सक्लूडेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड इन द एक्ट, जितनी भी लिमिट दी हुई रहेगी उसके हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। द बैलेंस इनकम ओवर एंड अबव अ प्रिस्क्राइब्ड एग्जेम्पशन लिमिट वुड बी एंटर कंप्यूटेशन ऑफ अ टोटल इनकम, जितना भी जो बैलेंस बच जाएगा उसको तो भैया हम लोग क्या करने वाले, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर लेने ही वाले हैं, एंड हैव टू बी क्लासिफाइड अंडर द रिलीवेंट हेड ऑफ इनकम पर हम उसको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। आगे डिडक्शंस के बारे में बात करते हैं, ये क्या था, एग्जेम्पशंस था। एग्जेम्पशंस को इनकम एग्रीकल्चर इनकम से ध्यान में रखना, और जो भी मैंने यहाँ पर ये बताया था जैसे कि कंप्यूटेड पेंशन में मैंने बताया था कि दीज इनकम आर एक्सक्लूडेड टू द एक्सटेंड टू द लिमिट्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा भैया, डिडक्शंस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, डिडक्शंस आ जाएंगे। दियर आर डिडक्शंस एंड अलाउंसेस, डिडक्शंस भी हैं और क्या है, अलाउंसेस भी हैं, कहाँ पर जो भैया प्रिस्क्राइब करे गए हैं, कहाँ पर, अंडर ईच हेड ऑफ द इनकम पर क्या करे गए भैया, प्रिस्क्राइब करे गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि जैसे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को करना है, कौन सी वाली हाउस प्रॉपर्टी जो हमने लेट आउट कर रखी है, किराए पर दे रखी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर अलाउड एज डिडक्शन। ध्यान से समझो क्या बात करी गई कि जब आप क्या करोगे, इनकम को कैलकुलेट करोगे, कौन सी इनकम को, जो इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी से जो आपने लेट आउट करी हुई है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस को, इंटरेस्ट ऑन लोन को एज अ डिडक्शन के तौर पर आपको अलाउड होता है। सिमिलरली डिडक्शन एंड अलाउंस आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम पर भी दिए गए हैं, ठीक है। दीज डिडक्शन एटसेट्रा हैव टू बी कंसिडर्ड बिफोर अराइविंग एट द नेट इनकम चार्जेबल अंडर ईच हेड। दीज डिडक्शन एटसेट्रा हैव टू बी कंसिडर्ड, इन सबको हमको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर अराइविंग एट द नेट इनकम चार्जेबल अंडर ईच हेड पर, ठीक है। Exemption and deductions would be available to the individual depending upon the regime in which he pays the tax। मतलब वो कौन से हेड में, मतलब वो टैक्स पे कर रहा है। द टैक्स रिजीम अंडर 115 BAC, अच्छा हेड नहीं है तो किस, मतलब वो किस उसमें कर रहा है, तो 115 BAC इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। कोई हमसे पूछ ले भैया कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कौन सी है, तो याद रखना 115 BAC, याद रख लो इसको, सेक्शन 115 BAC याद रहेगा। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कौन सी, मतलब कौन से ब्रैकेट पे वो आ रहा है, इसका मतलब ये समझ लो। टैक्स रिजीम
Under Section 115 BAC is the default tax regime which provide for the concessional rates for the tax to individual, HUF, AOPs, BOI, artificial jurisdiction person. However, certain exemptions and deduction are not allowed under the default tax regime. Such SSC have an option to opt out of the said regime and pay tax under the normal provisions of the act. ठीक है, this tax regime, that is the default tax regime under section 115 BAC and the optional tax regime under the normal provision of the act are discussed in the detail in the later chapter. पर हम इनको आराम से डिटेल में करेंगे. For detail discussion on exemption and deductions जब आपको करना है under each head refers to chapter 3 हमको देखना पड़ेगा heads of income पर. अच्छा, disallowance of expenditure in relation to the exempt income section 14A को हमको देखना पड़ेगा. किसको हमको देखना पड़ेगा? अभी हम चर्चा करेंगे किसमें कि भैया सेक्शन 14A क्या है और 115 BAC को भी हमको डिटेल में देखना है. ठीक है, तो एज पर सेक्शन 14A में क्या कहा गया? सेक्शन 14A नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड. अच्छा, इसका मतलब देखना है यार कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता क्या है, इसको डिटेल में देखना है. ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एनी एग्जेम्प्ट इनकम. एक्सपेंडिचर करा गया किसके रिलेशन पे? जो एग्जेम्प्ट इनकम थी. इज़ नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, उसको हम डिडक्शन के तौर पर अलाउड नहीं करते वाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर एनी ऑफ द 5 हेड्स ऑफ इनकम. The assessing officer is empowered to determine the amount of the expenditure incurred in relation to such income which does not form the part of the total income in accordance with such method as may be prescribed. क्या बोला गया? assessing officer is empowered to determine the amount of expenditure incurred in relation to such income which does not part of the total income accordance with such method as may be prescribed. The methods for determining the expenditure in relation to the exempt income for the purpose of disallowance of such expenditure under section 14A is prescribed by the CBDT. थोड़ा सा CBDT के बारे में भी जानकारी ले लेना. ठीक है, अच्छा, the provision of the section 14A regarding the disallowance of expense would apply even in a case where exempt income has not occurred or arisen or has to be been or has not been received during the previous year relevant to an assessment year and the expenditure has been incurred during the said previous year in relation to such exempt income. एक बार सेक्शन 14A को मैं डिटेल में देख लूँगा, फिर ये चीज़ें और अच्छे ढंग से समझ में आएंगी. स्टेप नंबर 4 में क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम. जहाँ अगर स्पाउस की रही, माइनर चाइल्ड की रही, तो हम उसको क्या करेंगे? क्लबिंग के बारे में बात हो रही है. इन केस ऑफ इंडिविजुअल इनकम इज लेविड ऑन अ स्लैब सिस्टम ऑन द टोटल इनकम. द टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव. हमारे यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है वो कौन सा है भैया? प्रोग्रेसिव है. और प्रोग्रेसिव का मतलब होता क्या है? एज द इनकम इंक्रीजेज द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज. समझ में आ गया? प्रोग्रेसिव का मतलब समझ लेना. तो प्रोग्रेसिव सिस्टम में क्या सी बात कही गई कि जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी वैसे तुम्हारा एप्लीकेबल रेट भी भैया बढ़ने वाला है. फिर लिखा हुआ सम टैक्स पेयर इज द हायर इनकम ब्रैकेट में रहेंगे हैव अ टेंडेंसी टू डाइवर्ट सम प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम टू देयर स्पाउस माइनर चाइल्ड टू मिनिमाइज देयर टैक्स बर्डन. ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच टैक्स अवॉइडेंस क्लबिंग हमको करनी पड़ती है. ठीक है, कोई अगर ज़्यादा पैसा कमाएगा तो बड़े टैक्स ब्रैकेट में रहेगा, तो उससे बचने के लिए वो क्या कर सकता है कि अपनी इनकम का कुछ पोर्शन को क्या कर सकता है भैया? स्पाउस में या माइनर चाइल्ड में डाइवर्ट कर सकता है. तो उससे ताकि उसका भैया जो टैक्स बर्डन है मिनिमम हो जाए. तो इसको भैया प्रिवेंट करने के लिए, इस तरीके के टैक्स अवॉइडेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्लबिंग का प्रोविजन लेकर आते हैं. तो क्लबिंग प्रोविजन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट अंडर विच द इनकम हराइजन टू अ सर्टेन पर्सन, लाइक जैसे कि स्पाउस हो गया, माइनर चाइल्ड हो गया, हैव टू बी इंक्लूड करते हैं हम उनको इनकम ऑफ द पर्सन में हु हैज़ डाइवर्टेड द इनकम फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी. इसके डिटेल डिस्कशन के लिए हमको रेफर करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 4 इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम पर हम बात करेंगे. ठीक है, फिर है स्टेप 5 में क्या हम बात करेंगे? सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस. सेट ऑफ देखने वाले हैं और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस. इसमें क्या है? असेसी में हैव अ डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है, अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, मतलब एक ही हेड में उसके अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं. ही में हैव अ प्रॉफिट फ्रॉम वन सोर्स एंड अ लॉस फ्रॉम द अदर. ऐसा हो सकता है कि भैया उसको एक सोर्स से क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दूसरे सोर्स से उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना. ध्यान से मेरी बात समझो. क्या कहा गया कि कोई असेसी है, उसके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम के हो सकते हैं एक ही हेड में. ठीक है, मतलब हेड तो एक ही है लेकिन उसके अलग अलग सोर्सेज उसमें हो सकते हैं, ये कहने का मतलब है.
तो उसमें किसी हेड में उसको प्रॉफिट हो सकता है, किसी में उसको लॉस भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंट एंड हसेसी हैव एन प्रॉफिट फ्रॉम द टेक्सटाइल बिजनेस में, तो भैया उसको प्रॉफिट हुआ लेकिन उसको लॉस हो गया प्रिंटिंग बिजनेस में। हसेसी है उसके भैया, एक उसका टेक्सटाइल बिजनेस है, एक उसका प्रिंटिंग बिजनेस है, तो एक में तो उसको भैया प्रॉफिट हो गया, दूसरे में उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं। दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द टेक्सटाइल बिजनेस टू अराइव एट अ नेट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड्स ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं भैया, हम सेट ऑफ कर सकते हैं। सिमिलरली SSC can have a loss under one head of a income, say profit and gains of the business and profession, and profits अंडर अदर हेड ऑफ इनकम से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक केस में ये कहा गया कि भैया उसे किसी एक हेड ऑफ इनकम पर तो भैया क्या हो गया, लॉस हो गया, किसी एक हेड ऑफ इनकम पर तो उसको लॉस हो गया। जैसे कि हमने कहा कि मान लो कि हमने कहा कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस एंड प्रोफेशन में तो भाई को क्या हो गया भैया, लॉस हो गया, लेकिन किसी दूसरे हेड पर जैसे कि सपोज करते हैं बुक में यहाँ पर कहा गया जैसे कि भैया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर उसको क्या हो गया भैया, फायदा, मतलब उसकी वहाँ से प्रॉफिट है। अनदर हेड ऑफ इनकम जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिमिलरली SSC कैन हैव अ लॉस अंडर वन हेड ऑफ अ इनकम से प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, और दूसरे हेड पर उसको क्या हो गया, यहाँ पर भैया प्रॉफिट हो गया, दूसरे हेड पर क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट अंडर द अदर हेड ऑफ इनकम जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देयर आर द प्रोविजन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर अलाउइंग इंटर हेड एडजस्टमेंट भी हो सकती है कुछ केसेस में, इंटर हेड एडजस्टमेंट भी पॉसिबल है कुछ केसेस में, सब में नहीं होंगे लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, हाउएवर देयर आर द ऑल्सो रेस्ट्रिक्शंस भी हैं सर्टेन केसेस में, लेकिन जैसे कि जो बिजनेस का जो लॉस इज नॉट इंक्लूडेड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। क्या बोला गया कि अगर आपको भैया बिजनेस में लॉस हुआ तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, अपनी भैया सैलरी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करने के लिए मना करा गया है। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC पुट्स फर्दर मोर रेस्ट्रिक्शंस लाइक लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अंडर एनी अदर हेड। अगर आपको भैया हाउस प्रॉपर्टी पर लॉस हो गया, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी पर लॉस हो गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम अंडर अदर हेड में आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। फर्दर लॉसेज विच कैन नॉट बी सेट ऑफ इन द current year due to inadequacy of eligible profit can be carry forward for set off in the subsequent years as per the provision contained in the act। अच्छा, further losses which cannot be set off in the current year, जिन losses को हमने set off नहीं करा current year पर due to adequacy of eligible profit can be, हम उसको carry forward कर सकते हैं, carry forward for set off in the subsequent years as per the जो भी provision लिखे गए होंगे act पर। Generally brought forward losses under a particular head cannot be set off against income under another head। जनरली में क्या बात करेंगे, brought forward losses under a particular head cannot be set off against income from other head, पर हमको set off नहीं कर सकते। that is brought forward business loss cannot be set off against income from हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, और डिटेल डिस्कशन के लिए हमको रेफर करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 5 जहाँ पे एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है। कौन सा है भैया, चैप्टर नंबर 5 जहाँ पर हम एग्रीगेशन ऑफ इनकम और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं स्टेप 6 में क्या लिखा हुआ है। स्टेप 6 में कंप्यूटेशन करना है हमको ग्रॉस टोटल इनकम का। कंप्यूटेशन किसका करना है, ग्रॉस टोटल इनकम का करना है। द फाइनल फिगर्स ऑफ द इनकम और लॉसेस अंडर ईच हेड ऑफ अ इनकम आफ्टर अलाउइंग द एलिजिबल डिडक्शन अलाउंसेस एंड अदर एडजस्टमेंट आर देन एग्रीगेटेड आफ्टर गिविंग effect to the provisions for clubbing of income and set off and carry forward of losses to arrive at a gross total income। क्या बोला गया, जो भी फाइनल फिगर रहेगी काई की भैया इनकम की और काई की भैया लॉसेस की, हर एक हेड पर अंडर ईच हेड ऑफ इनकम आफ्टर अलाउइंग द एलिजिबल डिडक्शन अलाउंसेस एंड अदर एडजस्टमेंट आर देन एग्रीगेटेड। अब क्या करना पड़ेगा, उन्हें एग्रीगेट करना पड़ेगा आफ्टर गिविंग effect to the provisions for clubbing of income and set off and carry forward of losses to arrive at the gross total income। ठीक है, 7th में क्या है, डिडक्शन फ्रॉम GTI, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन के बारे में बात हो रही है। दियर आर द डिडक्शन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, 2 टाइप्स ऑफ डिडक्शन आर अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। GTI से हमको क्या है, क्या बोला गया कि भैया GTI से ग्रॉस टोटल इनकम से हमको डिडक्शन मिल सकती है। कितने टाइप के, 2 टाइप्स ऑफ डिडक्शन हमको अलाउड है। कहाँ से, GTI से
एक है भैया डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और दूसरी कौन सी है, दूसरी है डिडक्शन अंडर 10AA। दो डिडक्शन है, याद रखना। डिडक्शन कितनी, डिडक्शन तो डिडक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। ए कहाँ पर है भैया, चैप्टर 6A पर है, और एक है डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA पर, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है, दीज डिडक्शन वुड बी अलाउड टू द एसएससी हु ऑप्ट out of the default tax regime and pays tax under the optional tax regime as per the normal provisions of the act subject to the fulfillment of the requisite condition stipulated thereunder, ठीक है। डिडक्शन फ्रॉम द GTI ग्रॉस टोटल इनकम इन केस ऑफ द एसएससी ऑप्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अगर उसने ऑप्ट करा है तो देखते हैं। दो डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA में है। अच्छा, इसमें क्या क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स वो करेगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट कुछ इनकम्स में मिल जाएगा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट अदर इनकम पर मिल जाएगा, और कुछ और डिडक्शन है। डिडक्शन कैसे कैसे मिल रही, कुछ अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी कुछ इनकम्स पर आपको मिल जाएगी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कुछ अदर इनकम पर मिल जाएगी, या फिर कुछ अदर डिडक्शंस आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पेमेंट वालों को हम देखते हैं, ठीक है। तो पेमेंट के केस में किस में, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन पेमेंट्स, जैसे कि LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करेंगे, LIC को पे करेंगे तो डिडक्शन मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन करेंगे प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड में तो डिडक्शन मिल जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी डिडक्शन मिल जाएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन डिडक्शन मिल जाएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस डिडक्शन मिल जाएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल डिडक्शन मिल जाएगा, रेंट पे करोगे डिडक्शन मिल जाएगा, डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा डिडक्शन मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन करोगे पॉलिटिकल पार्टीज पर तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। ये सारे के सारे किस बेसिस पर थे, ये थे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स पर। आगे हम देखते हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम के बेसिस पर हम देखते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ न्यू एम्प्लॉयज़ को आप रखोगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, इसको देखेंगे, रॉयल्टी इनकम हो रही है ऑफ ऑथर्स ऑफ अ सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक को छोड़ के तो डिडक्शन है, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स पर भी डिडक्शन है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, इसको देखना पड़ेगा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, इसमें क्या आ जाएगा, इनकम ऑन डिपॉजिट ऑफ फिक्स सेविंग अकाउंट पर है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन्स पर है, ठीक है। और कुछ और डिडक्शंस भी हैं, अदर डिडक्शंस में क्या क्या हैं, डिडक्शंस इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाउएवर अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC ओनली सेलेक्टेड डिडक्शन आर परमिसेबल। इसके डिटेल डिस्कशन के लिए हमको रेफर करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है, डिडक्शन फ्रॉम GTI ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की, कि हम टोटल इनकम को किस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर, द इनकम अराइव्ड एट आफ्टर क्लेमिंग द अबव डिडक्शन फ्रॉम द GTI ग्रॉस टोटल इनकम इज नोन एज अ टोटल इनकम, ठीक है। इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। ध्यान से समझना, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे कि कहाँ तक, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 तक, एज पर द सेक्शन 288A, ठीक है। सेक्शन देख लेना कौन सा सेक्शन है, 288A। 288A का जो सेक्शन है वो बोलता है कि नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 तक क्या कर सकते हैं भैया, राउंड ऑफ कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम किस तरीके से है, सबसे पहले आप कंप्यूटेशन करोगे टोटल इनकम पर, डिटरमाइन करोगे उसको रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लासीफाई करेंगे हम उसके बाद इनकम को 5 हेड में, तो सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन पर, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर। उसके बाद हम उसकी इनकम को कंप्यूट करेंगे ईच हेड, अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजंस एंड प्रोवाइडिंग फॉर परमिशेबल डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस देयर अंडर। फिर क्लबिंग प्रोविजन को अप्लाई करेंगे, फिर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पर हम करेंगे, GTI को हम कंप्यूट करेंगे किसको, ग्रॉस टोटल इनकम को, उसमें से हम डिडक्शन को माइनस करेंगे, तब हमको टोटल इनकम उसकी मिल जाएगी, ठीक है जी। फिर है स्टेप नंबर 9 पर क्या है, एप्लीकेबल
application of the tax rates of tax on the total income rate prescribed under section 115 BAC, बार बार आ रहा है भैया, 115 BAC of the income tax act for default tax regime। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर द कंसेशनल रेट ऑफ द टैक्स टू द इंडिविजुअल HUF AOP BOIs एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। Under this regime, certain exemptions deduction are however not available that leave travel concession। अच्छा ठीक है, क्या लिखा हुआ however not, यहाँ पे लिखा हुआ under this regime certain exemptions deductions are however not available। ठीक है, जैसे कि लीव ट्रैवल कंसेशन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A other than section 80 CCD2, 80 CCH2 or section 80 JJAA etc. The rates given under section 115 BAC are default tax rates unless the assessee exercise an option to shift out of the set regime। The basic exemption limit under section 11 BAC is 3 lakh। अच्छा ठीक है, this means that no tax is payable by an assessee with total income up to 3 लाख, तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। The tax rate under 115 BAC is as follows। देखो यहाँ पे टोटल इनकम 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, नील है। 3 लाख से 6 लाख तक है तो 5% है। 6 लाख से 9 लाख है तो 10% है। 9 लाख से 12 लाख है तो 15% है। 12 लाख से 15 लाख है तो 20% है। और 15 लाख से ज़्यादा है तो भैया 30% है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हो रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम। रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम, इसमें क्या है, इंडिविजुअल HUF AOP BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन also exercise the options to be the opt of the default tax regime under section 115 BAC have to pay the taxes as per the normal provisions of the act। Under the normal provisions of the act the rates of the tax are prescribed by the annual finance act of the year। ठीक है जी। For individual HUF एक्सेट्रा जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो कितनी है भैया, 2,50,000 रुपये। दिस मीन्स दैट एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नो टैक्स इज पेबल बाय द इंडिविजुअल विद इनकम अप टू 2,50,000। दोज इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम इज मोर देन 2.5 लाख बट लेस देन 5 लाख have to pay their total income in excess of the 2,50,000 at the rate of 5%। ठीक है, टोटल इनकम 5 lakh to 10 lakh attracts tax 20%। ठीक है, the highest tax rate is 30% which is attracted in respect of the income in excess of 10 lakh। ठीक है, the tax rates have to be applied on the total income to arrive at the income tax liability। ठीक है जी, आगे however resident individual enjoy रिबेट भी मिलती है अंडर सेक्शन 87A। रिबेट का सेक्शन याद रख लो, रिबेट अंडर 87A में पे ही मिलती है। रिबेट किस में है, 87A में आपके पास रिबेट है इन द बोथ टैक्स रिजीम विच आर डिस्कस लेटर ऑन दिस चैप्टर पर हम बात करेंगे। फॉर सर्टेन इनकम जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉटरी इनकम हो गया, स्पेसिफाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गए, स्लैब रेट्स आर नॉट एप्लीकेबल। इनमें स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होते हैं अंडर बोथ द टैक्स रिजीम। कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं होगा, लॉटरी की इनकम या फिर स्पेसिफाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होते हैं under both the tax regime। These income are taxable at a special rate of a taxation under both the tax regime। These special rate are contained in the income tax act 1961 पे ये रेट दिए हुए हैं। ठीक है, फिर हम बात करें स्टेप नंबर 10 की। स्टेप नंबर 10 में हम बात करेंगे सरचार्ज और रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सरचार्ज क्या है, सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स पेबल ओवर एंड अबव द इनकम टैक्स। सरचार्ज इज लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। ध्यान से समझो, सरचार्ज को क्या कहा गया, सरचार्ज इज लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा ठीक है, वी आर टोटल इनकम, जहाँ पर हमारे पास टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो सरचार्ज लग जाएगा। द रेट्स ऑफ द सरचार्ज एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट स्लैब ऑफ टोटल इनकम आर डिस्कस लेटर ऑन दिस चैप्टर। ठीक है जी। रिबेट अंडर सेक्शन 87A में in order to provide the tax relief to the individual taxpayer, section 87A provides a rebate from the tax payable by the assessee being an individual resident in India whose total income does not exceed 7 lakh। 7 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए under the default tax regime। under the default tax regime under section 115 BAC और
under section 115 BAC or 5 lakh under the normal provision of the act if or for the out of the default tax regime. Under the default tax regime, an individual whose total income is 7 lakhs marginally is also entitled to a rebate of the difference between the tax on income and the amount by which the total income exceeds 7 lakh when the former is greater than the latter. इसको अब देखेंगे बाद में. 11th में क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स, इसमें क्या लिखा हुआ था, इनकम टैक्स एज एसेटेन बाय द सरचार्ज और एज रिड्यूस बाय द रिबेट under section 87A if applicable is to be further increased by an additional surcharge called health and education cess on an income tax at the rate of a 4%. Health and education cess income tax 4% on income tax plus surcharge if applicable. ठीक है. 12वें में क्या है, AMT alternate minimum tax. AMT में क्या चीज़ है, Income Tax Act 1961 contains certain profit linked and investment linked deduction under normal provisions of the act to promote investment in various sectors. These tax benefit help to reduce. AMT भी देखना है. AMT की फुल फॉर्म क्या है, alternate minimum tax, AMT. अच्छा, these tax benefit helps to reduce the tax liability of the taxpayer who exercise the option to opt out of the default tax regime under section 115 BAC and become eligible to claim such deduction. In order to preserve the tax base vis-a-vis the profit linked and investment linked deduction, the Income Tax Act 1961 provides for a levy of alternate minimum tax. Section 115 JC, कौन सा है ये, 115 JC provides for the minimum tax to be paid by the taxpayer on their total income without providing profit linked and investment linked deductions. However, the taxpayer can claim a tax credit of the excess tax paid over the regular income tax payable. Individual HUF, AOP, BOIs and artificial judicial persons paying tax under default tax regime under section 115 BAC are not liable to alternate minimum tax under section 115 JC. For detailed discussion रेफर करेंगे हम चैप्टर नंबर 9 को, इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन में. स्टेप नंबर 13 में क्या है, एग्जामिन वेदर टू पे द टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC और पे अ टैक्स अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम एज पर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट. Total income and a tax liability of the individual HUF, AOP, BOI and artificial judicial persons may be computed in accordance with both the default tax regime under section 115 BAC and as per the regular provisions of the act, including provisions relating to AMT if applicable. Then such person can determine which is more beneficial and accordingly decided whether or not to opt of the default tax regime under section 115 BAC. ठीक है. Individual HUF, AOPs, BOI not having income from business or profession can choose whether or not to exercise the option of shifting out of the default tax regime in each previous year. They may choose to pay the tax under default tax regime under the section 115 BAC in 1 year and exercise the option to shift out to the default tax regime in another year. अच्छा, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ आराम से. Individual HUF or AOP or BOI are not having income from business or profession can choose whether or not exercise the option of shifting out of the default tax regime in each previous year. ठीक है. They may choose to pay tax under default tax regime under section 115 BAC in 1 year and exercise the option to shift out of the default tax regime in another year. ठीक है जी. तो स्टेप नंबर 14 में क्या है, स्टेप नंबर 14 में एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स. स्टेप नंबर 14 में एडवांस टैक्स के बारे में बात हो रही है, टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स के बारे में बात हो रही है. ऑल्दो द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन assessee is determined only at the end of the year, tax is required to be paid. Tax is required to be paid in advance in 4 installments on the basis of estimated income on or before 15 जून. एडवांस में भी टैक्स बढ़ सकते हैं, कितनी किस्तों में, 4 किस्तों में पेड इन एडवांस. 15 जून से पहले, ऑन और बिफोर 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च. ठीक है. However, residents declare profit under presumption taxation scheme where business income is computed as a percentage of gross receipts and turnover
कैन बी एडवांस टैक्स इन 1 इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 मार्च इंस्टेड ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्या बोला गया? हाउएवर रेजिडेंट्स डिक्लेयरिंग प्रॉफिट्स अंडर द प्रिजम्पशन टैक्सेशन स्कीम, ये भी देख लेंगे, प्रिजम्पशन टैक्सेशन स्कीम को भी देख लेंगे। ठीक है, कि प्रिजम्पशन टैक्सेशन स्कीम क्या है, इसको देखना पड़ेगा। वेयर बिजनेस इनकम इज कंप्यूटेड, क्या है प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन टैक्सेशन स्कीम। ठीक है, इन सर्टेन केसेस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द income by the payer at the tax prescribed in the Income Tax Act 1961 or the Annual Finance Act. Such deduction should be made either at the time of accrual or at the time of payment as prescribed by the act. एग्जाम्पल के तौर पर देखो क्या बोला गया, इन केस ऑफ अ सैलरी इनकम द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। ठीक है, एम्प्लॉयर के पास ऑब्लिगेशन है कि भैया वो टीडीएस काट देगा टैक्स एट सोर्स राइजिंग ओनली एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द सैलरी। किस टाइम काटेगा? जब वो पेमेंट करेगा, जब क्या करेगा, पेमेंट ऑफ सैलरी होगी एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयर क्या काट सकता है? टैक्स काट सकता है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पेमेंट लाइक फीस फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर द टेक्निकल सर्विसेज, interest payable to residents, the person responsible for paying is liable to deduct tax at source. ठीक है, at the time of the credit of a such income to the account of the payee or at the time of the payment, whichever is earlier. Such tax deducted at source has to be remitted to the credit of the central government through any branch of RBI, SBI or any authorized bank within the statutory dues dates. ठीक है, डिटेल डिस्कशन के लिए हमको चैप्टर नंबर यहाँ पे 7 देखना पड़ेगा, एडवांस टैक्स का, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का। लास्ट स्टेप है 15 टैक्स पेबल एंड टैक्स रिफंडेबल। इसमें क्या है? आफ्टर एडजस्टिंग द एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स द असेसी वुड अराइव एट द अमाउंट ऑफ द नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल। ठीक है, सच अमाउंट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, जिसके लिए हमें सेक्शन कौन सा था? 288B। ठीक है, 288B, 288B। ठीक है, द SSC has to pay the amount of a tax payable called self-assessment tax on or before the due date of the filing of the return. Similarly, if any refund is due, SSC will get the same after filing the returns of the income. Thank you. ठीक है जी, आगे हमको समझ में